साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का दूसरे चरण का मतदान बस अब पीक पर पहुंच रहा है। अब तो प्रचार भी खत्म होने को है दोस्तों। तो ऐसे में दिखाना पड़ेगा कि आखिर माहौल कैसे बदल गया है, कैसे ममता बनर्जी के खेमे में सिर फुटअव्वल शुरू हो गया है। अब देखिए, पहले चरण की भी चीजें कुछ कुछ आपको दिखा दूंगा, लेकिन दूसरे चरण को जब आपको डिकोड करूंगा ना, तब समझ में आएगा कि कैसे तृणमूल कांग्रेस के भीतर भयानक तरीके से मातम छाया हुआ है। और इस मातम को इस तरीके से पकड़ सकते हैं दोस्तों कि अभी से हार के बहाने भी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। अलग अलग बहाने, अलग अलग चीजें। मैं बहुत उसमें डिटेल्ड में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो चीजें अब ऐसा घिसा पिटा हो गया है कि क्या करें, लेकिन फिर भी ये लोग बहाने ढूंढ ही लेते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि जिन 142 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, आखिर उसमें गणित क्या उलझा हुआ है। कैसे जहां पर आप समझ लीजिए कि यहां सबसे अधिक जो मजबूत है वो तृणमूल कांग्रेस ही है। अभेद किला है दोस्तों, अभेद किला है। इस किले पर भी सेंधमारी हो गई है। ये मैं आज डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट जय मां काली यही लिखिएगा दोस्तों। और कमेंट इसलिए कीजिएगा ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू होता है दोस्तों। जो लोग भी रोकना चाहते हैं, फिर वीडियो अपनी रफ्तार से बढ़ता है। लाइक कर दीजिएगा। बाकी एचबी शॉर्ट्स के वीडियो दोस्तों कमेंट में पिंड कर ही देता हूं। आइए शुरू करते हैं। पहले छोटी छोटी चीजें, कुछ विंडो दिखाता हूं दोस्तों। पहले ये 2 विंडो देखिए। देखिए कैसे हालात बदलते हैं तो जज्बात भी बदल जाते हैं। आप जानते हैं ना, एलपीजी को लेकर के जब लोग स्टेशनों से निकल रहे थे ना, तो ये ममता बनर्जी, विपक्षी पार्टियां सब इल्जाम लगा रहे थे कि ये जो रश दिख रहा है स्टेशनों में, वो एलपीजी की वजह से है। लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है तो क्या करेंगे, भाग रहे हैं। बहुत अच्छा, मान लिया भाई, पूरी दुनिया में संकट है। अब हम जहां रहते हैं वहां तो अभी तक तो हमने नहीं देखा दोस्तों। मैं तो तब भी कह रहा था पेट्रोल पंप भी खाली है, सारे गैस भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं मुझे नहीं दिखा। और मैं जिस पूरे दिल्ली एनसीआर की भी बात कह रहा हूं, तमाम इलाकों में, बंगाल में भी दिक्कत नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, बंगाल में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एहसास हुआ, 2 विंडो में क्या दिखा रहा हूं देखिए। पहले एलपीजी पर ठीकरा फोड़ रहे थे ना, लेकिन पता तो चलता ही है कि ये लोग जो मजदूर आ रहे हैं वो एलपीजी की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो जय सिया राम बोल रहे हैं, यानी वो वोट डालने आ रहे हैं। और मैंने आपको दिखाया है दोस्तों। तब इन लोगों ने अपना गियर पलट दिया। बोल रहे हैं ये भाजपा वाले ट्रेन से लेके आ रहे हैं। क्यों भाई, इनका हक नहीं है क्या? इनको वोट देने का हक नहीं है? इन्होंने तो पूरी परीक्षा पास की है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की भी परीक्षा पास कर ली। इनको हक नहीं है। लेकिन जो घुसपैठियों के लिए आप लड़ रहे हैं, जिनके पास कागज पत्तर नहीं है, उनको हक है। ये सिर्फ दिखा रहा हूं कि कैसे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अपना गियर पलट दिया है। ये मैं आपको 2 विंडो में दिखा रहा हूं। ये दूसरे चरण के पहले का खेल दिखा रहा हूं। अब आपको एक 3 विंडो दिखाता हूं। हार के 3 बहाने। ये क्या क्या बहाने हैं? बहाने बहुत सारे हैं दोस्तों, सिर्फ आपको एक झलक दिखा रहा हूं। पहले चरण के बाद साकेत गोखले, जो इनके सबसे बड़े नेता, राज्यसभा में भी रहे, ये बता रहे हैं कि डेटा स्कैम कर दिया चुनाव आयोग ने। अब मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा। आप जान लीजिए, जब भी चुनाव आयोग कुछ कहता है कि आ जाइए बताइए, तो भाग जाते हैं, नहीं बताते। दूसरा हार का बहाना क्या है? ईवीएम। इस पर मैं अलग से दिखा चुका हूं, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा दोस्तों। भाई अमित शाह जी ने कहा हम जीत रहे हैं, तो बोल रही है कि ईवीएम हैक कर रखा है क्या, ईवीएम फिक्स कर रखा है क्या? तो ईवीएम भी आ गया। और तीसरा, सीआरपीएफ कंप्लेन तक फाइल कर दी। अब ये हार जाएंगे, बोलेंगे सीआरपीएफ ने जिता दिया, सीएपीएफ ने जिता दिया। यानी हार के बहाने तो रख लीजिए, आप चाहे तो ऐड कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूं, ताकि किसी दिन इकट्ठा भी कर सकूं। अब देखिए, ममता बनर्जी को तो एहसास था दोस्तों। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि जमीन खिसक रही है, सियासी जमीन।
लोग पलट रहे हैं, लोग उकता चुके हैं कि आपको 15 साल दे दिया। जिनको आपसे लाभ भी हो रहा है ना, वो भी पलट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये 1,500 से नहीं होगा। 1,500 3,000 चलो ठीक है, मिल जाता है, लेकिन तरक्की चाहिए, विकास चाहिए। और इसीलिए ममता बनर्जी ने हार से पहले ही ये कह दिया था कि वोटिंग के बाद मशीन बदल देंगे, 24 घंटे निगरानी करो। वो कहने के लिए तो चाहिए ना, लेकिन दोस्तों हालात वास्तव में बदल गए। ये जो पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुआ, 93% मतदान, 92.9%। और जो रिटर्निंग अधिकारी वगैरह जो अधिकारी होते हैं, जो भरते हैं ना, उसकी गिनती अभी नहीं होती, वो जब काउंटिंग होगा ना तभी निकलता है, और उस समय पता चलता है कि 1% और बढ़ जाएगा। यानी ये जो 93 है ना, वो 94% तक पहुंच जाएगा। इस बात को समझिए, सारे के सारे रिकॉर्ड बदल गए दोस्तों। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद, तब भी कह रहा था, आजादी के बाद दोस्तों ये सबसे बड़ा मतदान है, सबसे बड़ा मतदान है। अब ममता बनर्जी को कैसे एहसास हो गया, दूसरे चरण का गणित क्या है दोस्तों, कुछ बयान पहले सुना देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि खेल कैसे धीरे धीरे पलट रहा है, पूरा का पूरा जो नैरेटिव है कैसे शिफ्ट हो रहा है। पहले मैं अमित शाह जी का एक आध बयान सुनाता हूं दोस्तों, जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि जो पहला चरण हुआ 152 सीटों का, उन्होंने जो असेसमेंट किया है उसमें 110 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। एक बार बयान सुन लीजिए। जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। देखा आपने, अमित शाह जी तो कॉन्फिडेंट हैं। अब इसी पीसी में एक सवाल पूछ लिया गया कि भाई ममता जी तो वैसे ही आरोप लगा रही हैं, आपको दिखा ही चुका। पूछा गया सवाल कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे, क्यों? बड़ा अच्छा सवाल का जवाब दिया है दोस्तों। ये जानना इसलिए जरूरी है ना कि क्योंकि पूरा का पूरा बंगाल का जो गणित है दूसरे चरण का, वो इसी में टिका हुआ है। वो कहते हैं कि भाई मतदाता हमारे फेवर में ही थे, उनको तो निकलने ही नहीं देते थे, मार धाड़ हिंसा, वोट मिलेगा कैसे? मैं तो कई लोगों को मैं जानता हूं दोस्तों, मेरा तो जन्म भी हुआ है ना, मैं जानता हूं। वोट नहीं दिया उन्होंने, लोकसभा में भी नहीं दिया, विधानसभा में नहीं, इस बार देने गए थे। सुन लीजिए ये बयान। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है, गत चुनाव में भी चरम पर, मगर गत चुनाव में वोटिंग जितना भयमुक्त होना चाहिए उतना नहीं हुआ था। ढेर सारे बूथ लूटे गए थे, ढेर सारी जगह पे गांवों से मतदाता को निकलने नहीं दिया गया था। वहां तक कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया था कि तृणमूल के झंडे लेकर जुलूस निकालकर वोट डालने जाए तो शायद देने देंगे, मगर ये भी सफल नहीं हुआ था। इस चुनाव में शुरुआत मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, ढेर सारे फर्जी मतदाता कट गए हैं, ढेर सारे घुसपैठियों के नाम कटे हैं। प्रशासन ने और पुलिस ने और सीएपीएफ ने सुरक्षा का चौक चौबंद व्यवस्था करा है, और चुनाव आयोग ने भी अपनी पैनी नजर भयमुक्त वोटिंग के लिए बना कर रखी है। और इसके कारण मुझे पूरा भरोसा है कि जो रोज है, ये रोज की अभिव्यक्ति मुक्त मन से चुनाव में हुई है, परिणाम हमारे पक्ष में आए। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, अमित शाह जी तो बहुत कैलकुलेटिव तरीके से एग्जैक्ट बात रख रहे हैं। अब ये जब कॉन्फिडेंस आएगा तो अमित शाह जी तो आगे की भी बात करेंगे ना। उन्होंने दूसरे चरण के लिए टीएमसी के लोगों को समझा दिया, खास करके वो शब्द यूज करते हैं, बताते हैं कि दीदी के गुंडे इस बार घर से नहीं निकले, अगली बार भी मत निकलना। और आपको दिखेगा दोस्तों, याद रख लीजिए, दिखेगा ये बात जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। ये दूसरे चरण का बयान है, सुन लीजिए। पहले चरण में दीदी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं, और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। अब एक छोटा बयान प्रधानमंत्री मोदी का भी सुना देता हूं दोस्तों। 4 मई को कैसे झाल मुड़ी बटेगी, वो बहुत छोटा बयान है, वो भी सुना देता हूं, सुन लीजिए।
4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि जालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। जालमुरी मैंने खाई, लेकिन जाल टीएमसी को लगी है। अब जरा मैं आपको दोस्तों दूसरे चरण पर लेकर आता हूं। पहले आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं बंगाल का इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए। ये 1962 से लेकर 2021 ये वोटिंग परसेंटेज है। ध्यान से देख लीजिए, 53, 62, 64, 58, 59, 55, 75, 74, 74, 80, 75, 81.8, 84.6, 83, 81.8। इस बार कितना रहा? 92.8 इस बार। चलिए छोड़ दीजिए। इस ग्राफिक्स में दोस्तों सबसे ऊपर वाली लाइन कौन सी है? ध्यान से देखिए, ये पीछे से 1, 2, 3, 84.6% सबसे ऊपर, मतलब सबसे अधिक मतदान हुआ। साल कौन सा है? नीचे देखिए, 2011। ममता बनर्जी कब आई सत्ता में? 2011। कितने सालों का शासनकाल तोड़ा? 34 साल का, 3 दशक से भी ज्यादा का। जब लेफ्ट का शासनकाल को तोड़ करके फेंक दिया तो बंगाल ने ऐतिहासिक मतदान किया। बात समझ गए? उसके बाद तो नीचे ही रहा। और इस बार दोस्तों आजादी के बाद का वो भी इतिहास टूट गया। यानी जब लेफ्ट के शासनकाल को गिराना था, ममता को लाना था, तो आजादी के बाद सबसे अधिक मतदान हुआ। और इस बार वो मतदान हुआ है। मैं तर्क दिखा दे रहा हूं आपको, और ये तर्क बेवजह नहीं है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिए, अभी मैं वो भी समझा देता हूं। आप याद कीजिए, 29 अप्रैल को राज्य के 10 जिलों की जिन 142 विधानसभा सीटों में चुनाव होना है दोस्तों, यह ममता का गढ़ माना जाता है। और आपको एक बात बता दूं, इन्हीं सीटों पर सबसे अधिक मतदाता स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से हटे हैं। इसी पे 152 में जो हुआ था सर, उसमें कम घटे थे। ये जो 142 है, इसमें ज्यादा घटे हैं। इन्हीं 142 सीटों में 29 तारीख को मतदान होना है। मैं जरा आपको उसका लोकेशन दिखाता हूं दोस्तों। इसमें बड़ी कहानी छिपी है, अभी आपको बता दूंगा। आप देखिए इसमें कौन कौन सा है। कोलकाता गढ़ है, भाजपा कहीं नहीं है, यहीं से फिरहाद हाकिम भी जीतते हैं। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा में रोड शो किया पीएम ने। कोलकाता में आप जानते हैं गंगा नदी पर मां गंगा ने बुलाया है। पश्चिमी बर्धमान के हिस्से, पूर्वी बर्धमान, पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मेदिनीपुर, झारग्राम, बांकुड़ा, ये सारी सीटें हैं दोस्तों। अब आपको मैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे लेके आता हूं। आप जानते हैं 90 लाख से ज्यादा वोटर कटे, लेकिन जो पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुआ दोस्तों, उसमें सिर्फ 39,57,000 मतदाताओं के नाम ही कटे। लेकिन दूसरे चरण में जहां 10 सीटों कम पर मतदान हो रहा है, सिर्फ 142 में, वहां 49,38,000 मतदाताओं के नाम हटे हैं। 10 लाख ज्यादा मतदाता इस चरण में नाम हटे हैं। अब आपको मैं एक आंकड़ा समझाता हूं दोस्तों। 2011 में जब 34 साल का शासन अंत हुआ लेफ्ट का, 2011 में जब ममता की सरकार बनी, उस समय राज्य में मतदाताओं की संख्या थी 5,62,00,000। और यह मतदाताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे मैं आपको बताऊं, 2011 में 5,62,00,000, 2014 लोकसभा चुनाव 6,27,00,000, फिर विधानसभा 2016 6,58,00,000, फिर लोकसभा 2019 6,98,00,000। सब बढ़ रहे हैं, ऐसे ग्राफ चल रहा है। फिर उसके बाद 2021 का विधानसभा चुनाव 7,33,00,000, फिर 2024 लोकसभा चुनाव 7,60,00,000 मतदाता। ये पहली बार है दोस्तों 2026 में
मतदाताओं की संख्या 90 लाख घटक घस गई है, यानी 6 करोड़ 70 लाख, 90 लाख मतदाता घट गए। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की आबादी घटी है, इसमें हिंदुओं की भी संख्या भारी है दोस्तों, भारी संख्या में। और एक बात याद रखिए, जो ममता पे आरोप लगता है ना दोस्तों, वो ये भी लगता है कि मुसलमान तो कंसोलिडेट हैं ही, फर्जी वोटर भी जो हैं नहीं, कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, डेथ हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुका है नहीं, लेकिन वोटर कार्ड में नाम है, बस झापा चलता है, बस खटाखट मारते चले जाओ, कोई नियम सिस्टम काम नहीं करता दोस्तों। अच्छा, यहां एक पॉइंट आपके सामने रखता हूं, जो मुस्लिम वोटर है ना दोस्तों, वो बड़ा जागरूक है। वो एक साथ 2011 के बाद से लगातार ममता बनर्जी को वोट कर रहा है, उसको मोदी को हराना है और कुछ मिशन नहीं है। और जो पिछला चुनाव हुआ था दोस्तों, वो मुसलमान वोटर एकदम पीक पे जा चुका है, पीक पे, मतलब इससे ज्यादा पीक पे नहीं पहुंचेगा। 95% तक मुसलमान वोट कर चुका है और सारे के सारे टीएमसी में जाते हैं अधिकतर, यानी अब उसकी संख्या बढ़ गई, अब नहीं बढ़ेगी। अब अगर मतदाता बढ़ रहे हैं तो कहां बढ़ रहे हैं? हिंदुओं के बढ़ रहे हैं दोस्तों। और इसीलिए मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं, एक बार कभी दिखाया था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। आप जानते हैं, जो मजदूर आ रहे थे ना, तो एक रिपोर्टर पहुंच गया, पूछने लगा आप कौन है, अगर हिंदू नाम है तो वो 1,500 किलोमीटर से आ रहा है, वो मोदी जी को वोट देने आ रहा है। मुसलमान वोटर है, वो ममता दीदी को देने आ रहा है। मैं कुछ छोटा हिस्सा आपको एक दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार पहले भी दिखाया था, लेकिन यहां रेलेवेंट है दोस्तों, देख लीजिए। तो इसी तरह हर साल आते थे या इस साल स्पेशली? पहली बार इस साल पहली बार। क्यों ऐसा? अभी कुछ बदलाव लाना है हमें? बंगाल का बदलाव चाहते हैं हम लोग, सरकार बदलने के लिए। हाँ, बदलने के लिए, और हमारा बंगाल अच्छा कुछ उन्नति हो। मेरा नाम है शेवंती बनर्जी। विशाखापट्टनम से आप कितना मुश्किल था ये सफर? हाँ, बिल्कुल मुश्किल था। अपना 20 आवर्स का जर्नी था, बच्चे को लेकर गर्मी में। अकेले? नहीं, हस्बैंड के साथ आए हैं। बिल्कुल बदलाव जरूरी है। निवेदिता मुंडर। तो आई हो क्या सोच के, दीदी को हटाने के लिए कि दीदी को लाने के लिए? सोच चाहे दीदी के हटाने के लिए। दीदी तो कुछ भी किसी तो करছে না, এই জন্য दीदी के কেউ চাইছে না, সব मोदी के চাইছে। मोदी के चाहिए। देख रहे हैं ना दोस्तों, यानी हिंदू वोटर्स अब ममता के लिए नहीं, मोदी जी के लिए आ रहे हैं। अब जरा मैं इसका भी गणित समझाता हूं। भाई, पूरे पश्चिम बंगाल में 23 जिलों में 6 जिले मुस्लिम बहुल हैं, चिकन नेक कहते हैं, जो है मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, बीरभूम। ये जो 6 जिलों हैं, ये यहां पर ममता का कोर वोटर्स रहता है। 4 जिलों में मतदान हो गए पहले चरण में, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम। अब 2 जिलों में मतदान है, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो 294 सीटें, उसमें 118 यानी 40% सीटें इन्हीं जिलों में पड़ती है। अब 118 में से 64 सीटें जिसका मतदान होना है दूसरे चरण में, वो दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना। और इन 64 सीटों में पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को 58 सीटें मिली थी। और आपको याद दिलाता हूं दोस्तों, इन्हीं 2 जिलों में सबसे अधिक वोटर कटे, सबसे अधिक। दक्षिण परगना में 10,40,000, उत्तर 24 परगना में 11,85,000। यहां मटुआ आबादी भी रहती है। मैं आपको बता ये रहा हूं दोस्तों कि किस तरीके से ममता बनर्जी पर यह चरण भारी पड़ रहे हैं। एक और मुद्दा है महिला आरक्षण का। आप जानते हैं, ममता बनर्जी ने साथ किसका दिया अभी महिला आरक्षण पे? भाई, बिल को गिराने के लिए साथ दिया। सबसे अधिक महिला मतदाताएं दूसरे चरण में है दोस्तों, सबसे अधिक। और मैं आपको बताऊं, जो पहला चरण भी था, आप ध्यान से देखिए, ये पहले चरण का आपको ग्राफिक्स दिखा रहा हूं जो चुनाव आयोग ने जारी किया। इसमें आपको साफ साफ नजर आएगा, दूसरा और तीसरा हिस्सा, फीमेल का जो वोटिंग परसेंटेज है वो मेल से कहीं ज्यादा है, भारी संख्या है। और उन महिलाओं को पता है कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया, महिला आरक्षण बिल में नुकसान पहुंचाया। ये 1,500 दे रही है, लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी 3,000 देने को तैयार हो गई है। और यही नहीं दोस्तों, 2011 में भी चले आई है।
मैं आपको जरा उस समय का लेके जा रहा हूं जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट का किला 34 साल के बाद ढाया था। अब देख लीजिए ग्राफिक्स। उस समय भी जो महिला मतदाता थी वो पुरुष मतदाता से वोट करने के मामले में उससे ज्यादा थी दोस्तों। और यही नहीं, मैं जब आगे बढ़ता हूं दोस्तों, चीजों को देखता हूं, तो राज्य में 17 सीटें ऐसी हैं, 17 सीटें जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से काफी अधिक है। और 9 सीटों पर तो इस चरण में चुनाव हो रहे हैं। जैसे मैं नाम बताऊं, विधाननगर, सोनार दक्षिण, सोनार उत्तर, जादवपुर, टालीगंज, बेहालापुर, बेहाला पश्चिम, रासबिहारी, शिवपुर, इन सब में मेरे पास एक एक सीट की संख्या है। लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बता रहा, लेकिन यहां महिला वोटर संख्या में भी ज्यादा है और वोट देने के मामले में भी प्रभावी है। एक और मुद्दा है जो दूसरे चरण में काम कर रहा है, भद्रलोक की वजह से माहौल बनाने में काम आता है नैरेटिव। इस बार भद्रलोक भी नाराज है। 15 साल हो गए, देख लिया, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, 142 विधानसभा सीटों में 42 सीटें शहरी क्षेत्रों से आती हैं। इसमें तो कोलकाता की सभी 11 सीटें, उत्तर 24 परगना भी है, इसी में भवानीपुर भी है दोस्तों। कोलकाता की जब मैं बात कर रहा हूं, हुगली, हावड़ा, तमाम चीजें। तो जो पहले चरण की कहानी आई दोस्तों, वही दूसरे चरण में साफ साफ दिख रही है। और इसीलिए टीएमसी में एक मातम की स्थिति बनी हुई है। ये जो इस तरीके के बयान आ रहे हैं ना, जो और तीखे हो गए, वो इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि पहले चरण में तो भारी नुकसान हो रहा है। भाई टीएमसी भी मानती थी कि पहले चरण में भाजपा ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कि पूरा साफ ही कर देगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं, कई जिलों में तो टीएमसी साफ हो रही है। तो दोस्तों, माहौल बदल गया है। अब देखिए, बस खत्म हो रहा है चुनाव प्रचार और मतदान 29 तारीख को है। मैं निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। बंगाल के जितने भाई बहन हैं उनका भी मनोबल और उत्साह बढ़ाइए कमेंट के जरिए। जय सिया राम लिख दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कर लीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। और हाँ, HB शॉर्ट्स की जो कहानियां हैं वो मैंने कमेंट में पिंड कर दिए, कुछ ऐतिहासिक कहानियां भी दिखा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।